दर्शकों को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे जब किसी का भरोसा तोड़ के कोई किसी का साथ देता है तो उस टाइम उस सामने वाले शख्स को लगता है कि ये तो मेरा ज़्यादा सगा हो गया, लेकिन कम से कम उसे एक बार सोचना चाहिए कि जब वो अपने सगे का भरोसा तोड़ के आपका साथ दे रहा, आपका सपोर्ट कर रहा, तो क्या गारंटी है कि आपसे हमेशा लॉयल रहेगा। हो सकता है कि वो आपका भी साथ छोड़ दे। लेकिन अब ये चीज़ कई लोग नहीं समझ पाते हैं, कई क्या ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते, और न समझने का ऐसा खामियाजा वो लोग भुगतते हैं कि ऐसी कहानियाँ, ऐसी घटनाएं होती हैं और ऐसी चीज़ें निकल के सामने आती हैं कि ना केवल सुनने वाला हैरान होता है, बल्कि जो भी जानता है, जिसके कानों तक ये बात पहुँचती है, वो तमाम लोग परेशान हो जाते हैं कि आज के टाइम में ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं। और साथ ही एक सवाल जहन में और कौनता है कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो शायद कैसा होता। तो पूरी कहानी क्या है, सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखता हूँ। और इस कहानी की असल शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक बेहद मशहूर जगह लगती है महोबा। महोबा के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे धूल नहीं उड़ती। जो भी धूल के कारण है वो सिर्फ पैसे हैं। ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ नहीं हुआ है, पहाड़ी इलाका है, लेकिन ये कहा जाता है कि जो भी वहाँ पे धूल है, जो भी मिट्टी है, वो सब सोना है, सब पैसा है। मेरे यहाँ से भी कई लोग वहाँ कमाने गए हैं, इस वजह से ये बात वो बोलते हैं। इसी महोबा में एक थाना लगता है, महोबकंठ थाना, और इसी थाना क्षेत्र में एक गांव है, सौरा गांव। और बात बहुत पुरानी नहीं, अभी महज चंद दिनों की है, 25 फरवरी की। 25 फरवरी को सुबह सुबह पुलिस स्टेशन में, जो ये महोबकंठ थाना है, वहाँ पे एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि साहब यहाँ पे एक कत्ल हो गया है। अब कत्ल का फ़ोन, पुलिस वाले परेशान, फ़ौरन अपने दलबल के साथ जहाँ का मामला था वहाँ पे पहुँचते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं 40 साल का आदमी, लगभग दाढ़ी हल्की सफ़ेद, बाल भी सफ़ेद, 40 साल का आदमी एक खेत में मरा पड़ा है। और उस जगह की जो मिट्टी थी पूरी खून से लाल। इस शख्स को किसी ने धारदार हथियार से काट के मारा था, यानी किसी धारदार चीज़ से उस पर लगातार वार किया गया। पूरे शरीर पे कटने के, फटने के, चोट के निशान थे। पूरा शरीर बुरी तरह जख्मी था, जगह जगह खून बह रहा था। पूरी जो मिट्टी थी खून से लाल हो गई थी, यानी जिसने भी मारा था बहुत बुरी तरीके से तड़पा के मारा था। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं तो उनके भी कान खड़े हो जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल कत्ल का मामला नहीं है, ब्रूटल मर्डर है। उसके बाद जांच पड़ताल शुरू हुई। सबसे पहले ये पता किया गया कि ये मरने वाला शख्स कौन है। बहरहाल ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। ये जो मरने वाला शख्स था, जिसका नाम था हाकिम सिंह। हाकिम सिंह पेशे से एक किसान था। आसपास के लोगों की जो ज़मीनें थी, जो ऐसे लोग बाहर जगह पे रहते थे, खेती किसानी नहीं करना चाहते थे, उन तमाम लोगों की ज़मीनों को वो किराए पे लेता, उस पर खेती करता। आधे पैसे खुद रखता, या फिर आधी जो फसल होती वो खुद रखता, आधी जिसकी ज़मीन होती उसको दे देता। दिन भर खाली रहता तो यही सब करता, और इसी वजह से इसकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी। शादीशुदा ज़िंदगी थी, बीवी बच्चों को भी इस काम में लगाया था। ठीक ठाक पैसे, ठीक ठाक मुनाफा इससे कमा रहा था, लिहाजा परिवार वाले भी खुश थे। अब सवाल ये आता है कि जब सब कुछ ठीक था तो इसका कत्ल कैसे हुआ। तो जब पुलिस वालों ने हाकिम सिंह के फादर मेहरबान सिंह से इस बारे में पूछा कि क्या हुआ था, तो मेहरबान सिंह ने बताया कि जो हाकिम सिंह है वो रोज़ की तरह रात को अपने खेत पे सोने के लिए जाता है। हर दिन उसकी आदत थी, चूँकि उसने फसल बोई थी, तो कहीं फसल में कोई नुकसान ना हो, कोई जानवर ना आ जाए या फिर कोई चुरा ना ले। इस वजह से हाकिम सिंह रात को खाना खाने के बाद अपने खेत पे जाता, जाने के बाद वहीं सोता। सोने के बाद जब सुबह होती तो थोड़ा बहुत जो खेत में काम होता उस काम को निपटाता, निपटाने के बाद वहाँ से वापस आता। यही सिलसिला कई दिनों से हाकिम सिंह की ज़िंदगी में था। 24 तारीख को भी हर बार की तरह सुबह सुबह वो अपना काम धाम करता है, दिन भर अपना दूसरा काम करता है, शाम को वापस आता है। वापस आने के बाद खाना खाता है, खाना खाने के बाद रात को सोने के लिए खेत पे चला जाता है। अब बाकी परिवार घर पे सो रहा, हाकिम सिंह खेत पे सो रहा। पूरी रात गुजर गई, सुबह हुई। अब जब सुबह हुई तो फिर परिवार वालों को, चूँकि डेली का हाकिम का जो काम था कि सुबह होने के बाद ब्रश वगैरह करके, दातुन वगैरह करके, जो नित्य क्रिया होती है उससे निपित होके अपने घर पे आता था। कुछ चाय पानी करता, हल्का फुल्का जो रोटी वगैरह बनी होती उसको खाता। खाने के बाद बाकी फिर कुछ देर आराम करता या फिर कोई और काम करता। अब जब सुबह हुई रोज़ की तरह, तो हाकिम के परिवार वाले हाकिम की रास्ता देख रहे हैं कि हाकिम आएगा, लेकिन देखते देखते सूरज चढ़ने लगा, हाकिम आया नहीं।
परिवार वाले परेशान हुए। उन्होंने फ़ोन किया, हाकिम का फ़ोन उठा नहीं, परिवार वाले और परेशान हुए। इसके बाद आसपास के कुछ लोगों को भेजा गया कि जाके खेत में देखो हाकिम कहाँ रह गया। अब आसपास के कुछ लोग हाकिम को देखने के लिए जब आते हैं, तब देखते हैं कि हाकिम का इस तरह से कत्ल हो गया और तब पुलिस को फ़ोन किया गया। अब पुलिस वाले जब ये पूरी थ्योरी सुनते हैं कि हाकिम की लाइफ स्टाइल क्या थी और हाकिम क्या करता है, तो फिर पुलिस वाले हैरान हो गए। क्योंकि एक आदमी जो नॉर्मली किसानी करता है, आसपास के कुछ लोगों के खेतों को लेके उसमें कुछ फसल पैदा करता है, ऐसे आदमी का कत्ल कौन करेगा। और कत्ल चलिए नॉर्मल हो तो ठीक है कि गला घोट के कर दिया, गोली मार दी, यहाँ तो किसी धारदार हथियार से बहुत बुरी तरीके से वार किया गया। करने वाला चाहता तो गर्दन पे वार करता, लेकिन यहाँ पे हाथ पे, पैर पे, सर पे, सीने पे, पेट पे, फिर गर्दन पे, चेहरे पे। तो जिसने भी मारा है किसी पुरानी रंजिश में ही मारा है। अब पुलिस वालों ने पता करना शुरू किया कि क्या मरने वाले शख्स की किसी से कोई दुश्मनी थी। सबसे पहले परिवार वालों से पूछताछ शुरू की कि क्या हाकिम की किसी से कोई दुश्मनी या रंजिश थी। अब फादर ने, हाकिम के जो फादर थे मेहरबान सिंह, जब उनसे दुश्मनी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा बेटा तो दिन भर खेत में काम करता, उसी से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से अपने घर का खर्च चलाता, ना ही कोई बड़ा बिजनेसमैन था, ना ही कोई बड़ा ठेकेदार था, तो दुश्मनी किससे होगी। पुलिस ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। फिर ये भी जहन में आया कि चूँकि प्रॉपर्टी और ज़मीन ऐसे कुछ काम है इसके, लोगों के खेत को आधे पे लेता है, तो क्या हो सकता है कि वहाँ किसी से कोई रंजिश या फिर किसी से कोई कहा सुनी कोई दुश्मनी हो गई हो। पुलिस वालों ने इस एंगल पे भी छानबीन शुरू की। अब इस एंगल पे जब छानबीन शुरू की तो पता चला कि किसी से ऐसी कोई दुश्मनी या फिर किसी से ऐसी कोई रंजिश हुई ही नहीं थी। पुलिस वाले फिर परेशान, तमाम तरीके से जांच पड़ताल करते रहे, तमाम तरीके से छानबीन करते रहे, ना ही कहीं से कोई सबूत मिला, ना ही कहीं से कोई सुराग मिला। इधर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, बॉडी परिवार वालों के हवाले कर दी गई, बॉडी का अंतिम संस्कार हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर कहा गया कि जो मरने वाला शख्स है हाकिम सिंह, इसको पहले तो बुरी तरीके से पीटा गया, उसके बाद तड़पा तड़पा के मारा गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेके पुलिस के जो शक की सुई थी, ये तमाम चीज़ बस इसी डायरेक्शन में इशारा कर रही थी कि हातिम को जिसने भी मारा है दुश्मनी में ही मारा है। पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे, छानबीन कर रहे, कहीं से कोई सबूत नहीं, कहीं से कोई सुराग नहीं। इधर जब जांच पड़ताल करते करते पुलिस वाले थक गए, दिन कई गुजर गए, कहीं से कुछ मदद मिली नहीं, तब पुलिस वालों ने आसपास के लोगों का सहारा लिया। ऐसे लोग जो पुलिस के हाथ में आ सकते थे, जो पुलिस पे भरोसा कर सकते थे, उन तमाम लोगों को पुलिस वालों ने अपने काबू में किया। एक तरह से उनके दिमाग पे अपना दबदबा बनाया कि तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी भविष्य में कभी मदद करेंगे। कई लोगों को ऐसा तोड़ा। कई लोगों को भरोसे में लेने के बाद अब हाकिम के बैकग्राउंड को निकालना शुरू किया कि हाकिम करता क्या है, कोई ऐसी बात जो पुलिस के कानों तक अभी तक ना पहुंची हो, कोई ऐसी चीज़ जो अब तक छुपी हो, कोई चीज़ जो गलत हो लेकिन हाकिम करता हो। अब ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वाले पता करते हैं तो फाइनली हफ्ते भर बाद एक जानकारी मिलती है, और ये जानकारी वास्तव में बड़ी हैरान करने वाली थी। जानकारी मिलती है कि हाकिम का गांव की ही रहने वाली एक महिला से नाजायज़ संबंध था, और इस बात को लेकर उसका जो पति था हाकिम से खुन्नस भी खाता था। अब पहली बार पुलिस वालों को कोई पुख्ता ऐसी जानकारी मिली जहां नफरत और दुश्मनी की बू आ सकती थी। पुलिस वाले फ़ौरन जाते हैं और उस शख्स के बारे में जो पता करते हैं तो पता चलता है कि ये शख्स कोई और नहीं, हाकिम का पार्टनर और हाकिम के साथ जो डेली खेती करता था, अजुद्धी, ये था। पुलिस वाले फ़ौरन अजुद्धी के पास जाते हैं, जाने के बाद उससे कहते हैं कि हमारे साथ चलो। अब साथ चलने का नाम जैसे अजुद्धी सुनता है फ़ौरन शक पका जाता है। शक पकाता देख पुलिस वाले और टाइट होते हैं, कहते हैं कि चलो। उसके बाद अजुद्धी को अपने साथ लेके जाते हैं। ले जाने के बाद उससे पूछताछ करते हैं। शुरुआती पूछताछ में अजुद्धी इधर उधर की तमाम कहानियाँ सुनाता है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस वाले इंटेंस पूछताछ करते हैं, जैसे जैसे शक्ति बरतते हैं, अजुद्धी के लहज़ों में लड़खड़ाहट होती है। अजुद्धी अपनी बातों को बदलने लगता है। पुलिस वाले इस चीज़ को फ़ौरन भाप जाते हैं। उसके बाद उससे पुलिसी अंदाज में पूछताछ हुई, तब उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जो कहानी वास्तव में बड़ी हैरान करने वाली है। और इसके बाद ही पुलिस वाले जाते हैं और अजुद्धी की बीबी को भी गिरफ्तार करते हैं, और यहीं से कहानी पहुंच जाती है साल 2023 में। साल 2023 में जो हाकिम सिंह था वो अलग अलग लोगों के खेतों को लेके उस पर काम करता,
अलग अलग लोगों के खेतों को किराए पे लेता। अब खेत ज़्यादा हो गए, काम करने वाला हाकिम कम हो गया, अकेला पड़ गया। तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना किसी को पार्टनर बनाया जाए। हाकिम इस फील्ड में ठीक ठाक पैसे भी कमाता था, तो आसपास के लोग, जो गांव के लोग थे, वो भी चाहते थे कि वो भी हाकिम के साथ काम करें, ठीक ठाक वो भी पैसे कमाएं। तो इसी दौरान हाकिम की मुलाकात या फिर हाकिम की दोस्ती कहें, उसी के गांव के रहने वाले अजुद्दी से हो गई। अब अजुद्दी से दोस्ती हुई, अजुद्दी और हाकिम पार्टनर बन जाते हैं। पार्टनर बनने के बाद अब दोनों एक साथ खेती का काम करते हैं। बहुत बड़े पैमाने पे कोई ठेकेदार थे नहीं, तो जो भी खेत को ये किराए पे लेते हैं या फिर अधिया पे लेते हैं, उन खेतों पे अक्सर ये खुद ही काम करने जाते अपने बीवी बच्चों समेत। अजुद्दी अपनी बीवी के साथ आता, जो हाकिम था उसकी भी बीवी जाती। ऐसे ही करके तमाम वक्त गुजरता रहा। इन्होंने कईयों के खेतों को अच्छी खासी फसल पैदा की, ठीक ठाक पैसे कमाए। अब ठीक ठाक जब पैसे कमाने लगे तो दोनों के बीच दोस्ती गहरी हो गई। आए दिन एक दूसरे के घर पे कुछ खाने का प्रोग्राम हो, कभी चिकन बने, कभी मटन बने, कभी कुछ और बने, तो अक्सर एक दूसरे के घर ये लोग खाने भी जाने लगे। परिवार वालों से भी नज़दीकियाँ बढ़ी। इसी दौरान जो अजुद्दी था, उसने एक काम और पकड़ लिया। उसे लगा कि शायद खेती तो ठीक है, लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि बोने के बाद, काटने के बाद बीच में काफ़ी गैप होता है। तो ऐसे टाइम में कुछ और भी अगर किया जाए तो, यानी कभी खाली ना बैठना पड़े। तो फिर अजुद्दी ने मछली का भी कारोबार शुरू कर दिया। अब आलम यह हुआ कि दिन भर अजुद्दी मछली में भी बिजी रहने लगा। अब खेती पे भी किसी का होना ज़रूरी है, चूँकि वो पार्टनर था। तो अजुद्दी ने अपनी बीबी से कहा कि तुम ही चली जाए करो। अब खेत में अजुद्दी की बीबी और जो हाकिम सिंह था, दोनों काम कर रहे हैं अकेले। काम करने के दौरान दोनों बातचीत करने लगे। बातचीत आगे बढ़ी। कई दिनों में दोनों में दोस्ती गहरी हो गई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। आलम यह हुआ कि दोनों के बीच नाजायज़ संबंध हो गए। अब दिन भर जो अजुद्दी था वो मछली में बिजी रहता, खेत पे दोनों अकेले। जब चाहते एक दूसरे से बातचीत करते, जब चाहते जो मन वो करते। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। अजुद्दी अब एक तरह से सेकेंडरी हो गया। पति का जो पूरा रोल था, पूरा जो दबदबा था, वो हाकिम रखने लगा। कहाँ अजुद्दी की बीवी जाती है, कहाँ क्या करती है, किसके साथ वो बातचीत करती है, किसी के घर पे कोई फंक्शन है तो जाएगी कि नहीं, ये तमाम चीज़ें अब हाकिम कंट्रोल करने लगा। अब अजुद्दी कंट्रोल कर रही, ये चीज़ तो ठीक है, हाकिम कंट्रोल कर रहा। शुरुआत में जो अजुद्दी की बीवी थे उसे ठीक लगा कि चलो बॉयफ्रेंड है, प्यार करता है, कंट्रोल कर रहा। लेकिन जब ज़्यादा ये पर्दा करने लगा, ज़्यादा रोक टोक करने लगा, तो उसे भी अब समझ नहीं आया। उसने मना करना शुरू किया और कहा कि मैं इतना कंट्रोल में नहीं रहूँगी। अब जैसे उसने मना करना शुरू किया तो फ़ौरन जो हाकिम है खेत में बुलाता है और उसके साथ अपना एक इंटीमेट वीडियो शूट करता है और कहता है कि आज के बाद अगर तुम मेरी कोई भी बात काटोगी या फिर नहीं मानोगी तो इस वीडियो को मैं वायरल कर दूंगा। अब एक आदमी जिसके ऊपर इस महिला को भरोसा था, जब इस तरह से ब्लैकमेल करता है तो फिर ये महिला फिर से पलटती है। पलटने के बाद पूरा माजरा अपने पति को बताती है और कहती है कि मैं ऐसे फंस गई हूँ और मेरी मदद करो। अब अजुद्दी जब सुनता है कि उसकी बीवी इस तरह से फंस चुकी है तो अपने पति होने का धर्म निभाता है और फिर एक प्लान बनता है। प्लान बनने के तहत सबसे पहले अजुद्दी की बीवी को कहा जाता है कि तुम सारी बातें उसकी मानोगी ताकि वो तुम्हारे भरोसे में रहे। अब बीवी ठीक वैसा ही करती है, सारी बातें मानती है। अजुद्दी भी एकदम खुश हो जाता है। उसके बाद डेट तारीख फिक्स होती है। अजुद्दी की बीवी हाकिम से पूछती है कि तुम कब आओगे। हाकिम बताता है कि मैं 25 तारीख को खेत में सोऊंगा रात को। प्लान फिक्स होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। जैसे ही हाकिम खेत में सोने जाता है, अजुद्दी की जो बीवी थी और जो अजुद्दी था कुल्हाड़ी लेके खेत में आते हैं। आने के बाद जैसे ही देखते हैं कि हाकिम सो रहा, फ़ौरन पहले तो उस कुल्हाड़ी की बेट से उसकी पिटाई शुरू करते हैं। अब अचानक से हाकिम सो रहा, उसके ऊपर 2 लोगों ने हमला किया। बचने का, संभलने का कोई मौका मिला नहीं। लगातार स्ट्रगल करते रहे। कुछ देर तक हाथापाई जूझी होती है। उसके बाद जब हाकिम धीरे धीरे डाउन पड़ता है तो फिर कुल्हाड़ी का सीधा वार हाकिम के सीने पे किया जाता है और तब तक ताबड़तोड़ वार दोनों मियाँ बीवी करते हैं जब तक हाकिम दम नहीं तोड़ देता या फिर हाकिम की मौत नहीं हो जाती। जब हाकिम की मौत हो जाती है उसके बाद दोनों मियाँ बीवी वहाँ से चले जाते हैं। जो अजुद्दी की बीवी है अपनी गलती की माफ़ी मांगती है, अजुद्दी भी माफ़ कर देता है। उसके बाद जो आलय कत्ल था, यानी जिस वेपन से कत्ल हुआ, मर्डर वेपन, उसको ये लोग धुल के रख देते हैं और फिर अगले दिन से सामान्य ज़िंदगी जीने लगते हैं। अब पुलिस वाले जब ये कहानी सुनते हैं तो सबसे पहले तो मर्डर वेपन खोजते हैं। अजुद्दी के घर आते हैं। आने के बाद उस कुल्हाड़ी को बरामद करते हैं, उसको फॉरेंसिक में भेजते हैं
कि कुछ ब्लड स्टेन वगैरह मिल जाए तो केस आसान होगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस पूरी कहानी में एक चीज़ जो सीखने वाली थी कि अगर वो महिला इनकी गर्लफ्रेंड बन गई हाकिम जी की, तो इन्हें क्या आवश्यकता थी कि दूसरी की गर्लफ्रेंड या फिर दूसरी की वाइफ पे अपना इतना हक जताने की। लेकिन बीबी किसी और की, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, इनको इतना मतलब था। और ये भी नहीं सोचा कि जो महिला अपने पति को छोड़ के मुझसे ऐसा संबंध बना रही तो मेरे साथ कितना दिन सगी रहेगी। या फिर उस महिला को भी सोचना था कि जो अपनी बीबी को धोखा दे के मेरे साथ ऐसा कर रहा, वो कितने दिन तक मेरे साथ सही से रहेगा और कितने दिन तक मेरी इज्जत करेगा। दोनों एक तरह से जोश में उम्र के उस पड़ाव में आगे बढ़े और आलम क्या हुआ कि एक की जान चली गई, बाकी दो अब जेल जाएंगे। इतने बड़े लोग हैं नहीं कि इतनी ऊंची पैरवी होगी, इतने अच्छे वकील कर लें। गवर्नमेंट लॉयर जो मिलेगा उसी के दम पे कुछ केस वेस लड़ेंगे, बाकी 302 है तो मिनिमम उम्र कैद होगी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और इस उम्मीद है इस कहानी से आपने कुछ सीखा जरूर होगा। सीखा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।